चलिए, सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हम जुडिशरी में कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे कल, जो होमवर्क के तौर पे आपको करना है। आज हम लेंगे, दो चीज़ें छूट रही है उसमें, उसके बाद फिर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में चलेंगे। तो पहला है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक वर्ड जो हम लेते हैं टर्म, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का रास्ता कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही निकलेगा। तो जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो बात उठ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, जो दबाव आ रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में, वो यही है कि जो देश इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखते हैं और अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि हम जुडिशरी को ऊपर रखते हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी ऊपर है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो नीचे हैं, तो एग्जीक्यूटिव की मनमानी नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून का शासन। कानून के सामने सब बराबर है, यहाँ तक कि कानून के सामने जज भी बराबर है, जज के ऊपर भी कानून लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। और सबसे फंडामेंटल लॉ कौन सा है? सबसे आधारभूत कानून है इस देश का, संविधान। तो संविधान लागू होगा, संविधान की बात माननी पड़ेगी, संविधान में जो लिखा है वैसा करना पड़ेगा। यही रूल ऑफ लॉ है। और संविधान को बचाने का, उसको चलाने का, उसकी व्याख्या करने का, ये जो काम है ये कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, कानून का विशेषज्ञ कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जहां कानून की सही व्याख्या हो सकती है। तो सर्वोच्च अदालत जो है भारत की, वही कानून की सही व्याख्या करेगी, यानी संविधान की सही व्याख्या करेगी। इसी को कहा है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू कई बार जब ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है तो वो स्ट्रक डाउन कर दी। जैसे एनजेएसी बनाया उन्होंने, एनजेएसी में दिक्कत ये थी कि सरकार की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा थी। सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाती, किस चीज़ में बढ़ जाती? जजेस अपॉइंटमेंट में। और अगर जजेस, आपने एक वर्ड देखा होगा संविधान में कि पद पे रहते हुए इनके वेतन भत्ते और इनकी सुविधाएं कम नहीं की जा सकती। पद पे रहते हुए किसी भी इस प्रकार के संवैधानिक व्यक्ति की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सीएजी भी आते हैं, इस प्रकार के यूपीएससी के चेयरमैन हैं, इन सब के लिए एक पद, एक लाइन लिखी रहती है कि जब तक ये पद पे हैं, इस पोस्ट पे बैठे हैं, तब तक उस व्यक्ति की सेवाएं, सुविधाएं कम नहीं की जा सकती। नहीं तो आप कह देंगे कि आपको छोटे बंगले में भेजा जा रहा है, आपकी सैलरी अभी 2.5 लाख थी, अब आपको 1.5 लाख मिला करेगी, तो फिर तो आदमी सोचेगा कि मुझे इससे बात करनी होगी कि ऐसा क्यों। फिर वो कहेगा मेरे हिसाब से काम करोगे तो हम 2.5 लाख रखेंगे, नहीं तो 1.5 लाख कर देंगे। तो फिर निष्पक्षता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसी तरह से किसी भी प्रकार का प्रेशर आप उस पर नहीं डाल सकते। और कल मैंने बताया था कि वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो संविधान से निकले हैं, संविधान ने एग्जीक्यूटिव्स को ताकत दी है, और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, उसको संविधान ने ताकत दी है।
और न्यायपालिका को संविधान ने ताकत दी है। तीनों को संविधान ने ताकत दी है, तीनों उससे ओरिजिनेट हुए हैं। तो जैसे तीन भाई बहन होते हैं तो उनमें से कोई भी पिता की तरह आदेश देने जैसा और कंट्रोल करने, पिता की तरह कंट्रोल वाला काम नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल करने की आप शिकायत कर सकते हो पिता से कि भाई या बहन ये नहीं मान रही है, या ऐसा नहीं कर रही है, या ऐसा नहीं कर रहा है, इसको मेरे साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसकी शिकायत कहाँ होगी? पिता से होगी। लेकिन वो खुद जो है वो पिता की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों क्या हैं? भाई बहन हैं। तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, समझ में आ रहा है ना? कार्यपालिका, ये जो तीन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये एक ही पिता की संतान है, यानी पिता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता बनाकर ना उसने सबको बराबर बनाया। कल मैंने बताया था कि ब्यूरोक्रेट से ऊपर क्यों रखा है जुडिशरी को, जजेस को। कलेक्टर जब बनता है आदमी तो उसकी तनख्वाह होती है 60,000, और जब कोई आदमी जज बनता है तो लगते ही उसकी तनख्वाह होती है 90,000। तो 30,000 ज़्यादा क्यों होती है? 30,000 ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कैरी करती है, सेकंड हैंड ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी कि उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑर्डर देते हैं, और वो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड हैं, वेल डिस्क्राइब्ड हैं, वो भी कार्य का पालन करते हैं। यानी कि संविधान, व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया उसको लागू करवाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब इस कानून को लागू करवाते हैं तो उनकी मदद के लिए ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उनकी, इसलिए उनकी इंडिपेंडेंसी जरूरी नहीं है ब्यूरोक्रेट्स की, क्योंकि वो तो हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स कभी भी नहीं कह सकते कि हमारे काम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, या ब्यूरोक्रेट्स कभी ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमें ये आदेश दे रहे हैं। दरअसल वो आदेश सुनने के लिए ही है वहां पर। इसी को डेमोक्रेसी, नहीं तो डेमोक्रेसी की आत्मा ही मर जाएगी। अगर वो अपनी मर्जी से काम करने लग गया ब्यूरोक्रेट, तो उसके पास तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया है ब्यूरोक्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन से आया ही नहीं है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट कहां से आया है? स्टैट्यूटरी। पार्लियामेंट ने कानून बना करके एक तरह से ब्यूरोक्रेट बना है, और बल्कि कानून भी नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के गाइडलाइंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उनसे उनका जन्म हुआ है। सबसे पहले ये देखें तो सही कि आपके अंदर पावर आती कहां से है। जो अपॉइंटमेंट होता है आईएएस का, आईपीएस का, उसके जैसे 20,000 ऑर्डर जो है राष्ट्रपति अपने उनके सिग्नेचर से उनके नाम से निकलते हैं, सिग्नेचर भी नहीं करते वो तो। लेकिन जुडिशरी का कोई भी ऑर्डर राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और अपने सिग्नेचर से करता है, और वारंट को पढ़ के सुनाना होता है। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट जब होते हैं तब राष्ट्रपति के उस लेटर को पढ़ के सुनाना जरूरी है, और उसके नीचे अपने हाथ से सिग्नेचर होना जरूरी है। बाकी आप जितने दिन भर ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो कुछ भी होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है सारा कुकर्म। राज्य में जो होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है, लिखा रहता है राज्यपाल के आदेशानुसार, वहां लिखा रहता है राष्ट्रपति के आदेशानुसार। राष्ट्रपति को पता भी नहीं है कौन से 20-25 हजार आज लेटर जारी हो गए मेरे नाम से। लेकिन न्यायपालिका का नहीं होता। इसलिए जुडिशरी का इंपॉर्टेंस समझ में आया ना। जुडिशरी इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्योंकि उसको जो ये ताकत दी है, और वो जो ये प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं एक तरह से, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये ताकत दी है। सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ताकत दी है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट में कानून पास करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए और कहीं उल्लेख होने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जीक्यूटिव से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वो कानून का विशेषज्ञ है और सारी शर्तें पालन करता है, इसलिए वो वहां पर बैठा है। और बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि पिता ने जो काम बाकी दो लोगों को बोल रखा है तो बड़े भाई की भूमिका में है, ये ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसी को वो रिव्यू करता है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो कानून वाली चीज को अगर वो पकड़ के बैठा है और उसको ठीक कर रहा है, खास करके लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, अगर वो उसको ठीक कर रहा है, लॉ को ठीक कर रहा है,
उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है या बोल रहा है कि इसका इतना हिस्सा बेकार है, इसको हटा दो, ये ये काम का नहीं रहेगा, केवल इतना हिस्सा ही कानून का काम का रहेगा, या पूरा कानून ही खत्म हो गया। अगर वो इस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है तो इसको बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। और अगर लोग जनहित याचिका लिख रहे हैं, PIL डाल रहे हैं, और लोक महत्व के मुद्दे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, मीडिया में कहीं आ रहा है और कहीं से भी अगर उसको पता चल रहा है तो उसको बोलते हैं स्यू मोटो, स्वयं से, स्वतः संज्ञान लेकर के, खुद ही अपनी कॉग्निशन से उसने ऑर्डर दिया। तो ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो 80s में आई है, PN भगवती खास करके उसके जनक हैं। और ऐसा माना जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक क्रांति है, और ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन है ये कॉन्सेप्ट। दुनिया में कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा नहीं है। शुरू में तो ऐसा था कि कोई एक पोस्ट कार्ड पे भी अपनी प्रॉब्लम लिख के सुप्रीम कोर्ट को सीधा भेज सकता है, तो ये सीधा 32 की रेमेडी है, 32 वाला है, रीट पिटिशन के बराबर काम करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रकार का पब्लिक इंटरेस्ट रीट है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के हित में, समाज के हित में अगर कुछ इस तरह की बात को सामने लाया जा सकता है कोर्ट के बिफोर कोर्ट, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर दे सकता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है ऑर्डर देना, और जुडिशरी देने लगी है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को यहीं पर आकर के उसकी आलोचना होती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक तरह से दखलंदाजी है, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हैं किसी को कि हमारे पास आइए और मुझे बताइए और हम इसे सॉल्व करेंगे। ये काम दरअसल एग्जीक्यूटिव्स को करना चाहिए। जुडिशरी को तो डिस्प्यूट अगर कहीं पैदा हुआ है और वो अगर जुडिशरी में जा रहे हैं रीट करके, अगर वो याचिका लगा रहे हैं और तब जुडिशरी उसको अगर देखती है तब बात अलग है, तब जुडिशरी का काम शुरू होता है, उसका जुरिस्डिक्शन वो है। लेकिन उनका कहना है कि हमारे देश में जो इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, निरक्षरता बहुत है, हर व्यक्ति कानून को समझता नहीं है, हर व्यक्ति संविधान को समझता नहीं है, अपने मौलिक अधिकारों को नहीं समझता। ऐसे में यदि किसी दूसरे, इसलिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बाकी जगह पर कानून में जितनी भी रीट है उनमें अधिकांश रीट में लोकस स्टैंडाई काम करता है। लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत यह है कि जो भी व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसे प्रत्यक्ष होना होगा, यानी उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, उसका आधार कार्ड, एक तरह से हमें पता होना चाहिए कि कौन शिकायत कर रहा है। एनोनिमसली कोई शिकायत नहीं कर सकता, या अगर कोई शिकायत कर रहा है एनोनिमसली नहीं भी कर रहा है पर दूसरे के बिहाफ पे नहीं कर सकता। आपके साथ कुछ हुआ है तो आप करो, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म वाली सारी चीजें, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म, इन्वायरमेंटल जितने प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ी हुई सब चीजें, देखा जाए तो कल से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और नदी का पानी बहुत गंदा है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो आप कहोगे आप बीमार हुए क्या पानी पी के, तो ये तो बेवकूफ जैसी बात हो जाएगी। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकस स्टैंडाई वाला जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरे के लिए भी कर सकता है, खास करके बॉन्डेड लेबर। आपके सामने एक ट्रक में जो है बहुत सारे दुधारू पशु भर के ले गए हैं, कोई गाय भर के ले गए हैं, वो सब दूध देने वाली गाय भी थी, और आपको पता चला कि ये काटेंगे इसको, तो आप वहाँ, आप गाय के मालिक नहीं है, एक तरह से गाय आपकी नहीं है, और जो ट्रक जा रहा है वो भी आपका नहीं, आपका भी उससे कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए छोटे बच्चों को भर के ले जाया जा रहा है, उनको बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, लड़कियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा है,
या मजदूरों को भर के कहीं ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा और उनको खाना भी नहीं देंगे, बल्कि उनको पीटेंगे भी सही, और वेतन तो देने का सवाल नहीं उठता, बॉन्डेड लेबर। तो इन सब मामलों में लोकस स्टेंडाई काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जनहित याचिका भी होगी और 32 के तहत डायरेक्ट रेमेडी। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो इन मौलिक अधिकारों को दिलवाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में भी एक मौलिक अधिकार ऐसा है जो बाकी सबकी गारंटी देता है कि वो मिलके रहेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार मिल गए और गारंटी ना मिली तो राइट्स की गारंटी होना बहुत जरूरी है, और राइट्स की गारंटी मिलती है 32 से, ठीक है। इसलिए 32 में जुरिस्डिक्शन कैसा रखा गया? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड प्राइमरी जुरिस्डिक्शन एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दोनों है। प्राथमिक जुरिस्डिक्शन भी है और ओरिजिनल वाला भी है, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है 226 से 32। हाँ, अपीलेट तो खैर नहीं है उसका, हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट वाले की अपील तो खैर कर ही सकते हैं, अपीलेट तो खैर सामान्य चीज़ों में भी होता है, तो ये तो बहुत स्पेशल है। और एक और चीज जो चीज़ है कि हमने जो संविधान बनाया है उसमें जितनी भी जगह हमने जो सेंट्रल पॉइंट रखा है, यानी कि सेंट्रलाइज किया है, वो व्यक्ति केंद्रित रखा है, नागरिक, सिटीजन सेंट्रिक। हमने कंट्री सेंट्रिक या सोसाइटी सेंट्रिक नहीं रखा है कि सोसाइटी को बुरा लग रहा है, धर्म को बुरा लग रहा है, देश को बुरा लग रहा है। देश को बुरा लगना कतई मायने नहीं रखता, समाज को बुरा लगना कतई मायने नहीं रखता, धर्म को बुरा लगना कतई मायने नहीं रखता। व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी नागरिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। आया समझ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट है नागरिक, सिटीजन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अगर आप उसकी आत्मा को समझें, और कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नागरिक केंद्रित है हमारा संविधान, नागरिक केंद्रित है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सेंट्रिक क्या होता है? मूर्ति। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके आसपास है, मंदिर का नाम भी उसी से पड़ता है कि इसका मंदिर है। नीचे जाएंगे तो गायत्री माता का मंदिर है, राम भगवान की मूर्ति तो राम मंदिर है, शिवलिंग होता है तो हम बोलते हैं शिव मंदिर है, ठीक है ना। मूर्ति के आधार पे उसका नामकरण, मूर्ति के आधार पे नामकरण होता है, मूर्ति सेंट्रिक होता है। अगर कोई मंदिर जाए और मूर्ति के सामने प्रणाम करके बिना प्रणाम किए लौट आए तो मंदिर जाना हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब कई लोग छू करके आते थे, या कोई उसको जब कबड्डी में भी छू के आते हैं तो जो लाइन होती है उसको छू के आना होता है, तब जाकर के आपका जाके आना कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्रिकेट में वो लाइन छू के आना पड़ता, तब एक रन होगा। तब आप क्रीज की वो लाइन अगर आपने छुई नहीं, बैट वहां टच नहीं हुआ, तो रन काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई काम हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात चल रही है, और अगर आपने नागरिक को नहीं छुआ और नागरिक के हिसाब से बात नहीं हुई, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। नागरिक इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सब बात की बात है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ होगा। तो इसको सोच करके जुडिशरी को इतना पावर दिया गया। इसलिए अभी आप जब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को देखते होंगे तो वो जिस तरह से फॉर्म में है और जिस तरह के डिसीजन दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। इसी देश के नागरिक हैं। पूरी इंडिया में चाहे जैसा माहौल हो, पूरे इंडिया में मीडिया चाहे जो बोल रहा हो, लेकिन उस आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे इस संविधान की रक्षा करनी है और ये संविधान नागरिक के लिए बनाया गया।
ये किसी एग्जीक्यूटिव को लाने के लिए या लेजिस्लेचर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे कोई लेना देना नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे भी लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी यही बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बुरा होता ही नहीं है, लोग अच्छे बुरे होते हैं। कितने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बुरे लोग खराब बना देंगे, और खराब से खराब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अच्छे लोग आ गए तो वो अच्छा बना देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक टूल है, सब्जी काटने का जो चाकू होता है वैसा है, उसको आप पेट में भी डाल लो या सब्जी भी काट लो, दोनों काम कर सकते हो। चाकू को कोई क्या इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। चाकू खराब नहीं होता, चाकू को इस्तेमाल करने वाला खराब होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किताब है, कानून का संग्रह है, आर्टिकल्स का एक सीरीज में अरेंजमेंट है। अब आप उसके साथ किस तरह से पेश आते हैं, आपकी नीयत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, उससे वो काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर इंडिया जैसी जगह पर नहीं है और उसमें अगर लोकस स्टैंडर्ड डाल देंगे तो फिर जो आदमी अनपढ़ है वो तो अपनी बात तो रखने में सक्षम वैसे भी नहीं है। तो जो व्यक्ति देख रहा है और पढ़ा लिखा है और उसको लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीआईएल जो है बहुत ज़्यादा संख्या में भी ना आए, कोर्ट का समय भी खराब ना हो, इसके लिए अधिकांश जगह रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको ये काम सौंपा जाता है। तो कई तरह के जज होते हैं, एडॉक जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस भी होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही रिटायर्ड जजेस का कॉन्सेप्ट जो हाई कोर्ट्स में भी है। अगर केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है तो जो निर्धारित संख्या में 35 जज हैं वहाँ पर भी अलग अलग राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो जजेस की संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है और रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है इन जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, रिटायर्ड जजेस और एडॉक जजेस। ठीक है, ये भी तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनको बहुत सारी स्क्रूटनी करनी होती है केसेस की। जितनी रीट्स आई हैं, जितनी याचिकाएं आई हैं, उनकी क्वालिटी भी चेक करना होगी। सभी याचिकाएं तो एंटरटेन नहीं होंगी। चीफ जस्टिस के पास और तमाम जो दूसरे जजेस हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको करें। ठीक है, और बहुत सारे और ऑफिसर्स हैं जो एडवोकेट्स को एक तरह से अलाउ करते हैं एडवोकेटशिप के लिए। वकालत हर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाता, उनको एक परीक्षा पास करनी होती है सुप्रीम कोर्ट की, और वो परीक्षा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे आपको आना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के बाद में ही आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। यूँ तो कोई भी आदमी जो दिल्ली बार एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड पंजीयन करा दिया किसी ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप वहाँ कैंटीन में जा सकते हो, आपको अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो उसकी प्रॉब्लम सुन सकते हो, लेकिन पिटीशन दाखिल करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। वो फिर आपको वो एग्ज़ाम पास किए हुए जो एडवोकेट्स हैं वो ही पेश कर पाएंगे। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के नाम पे वैसे ही यूनिफॉर्म पहन लेंगे, वो सब कर लेंगे, उसके बाद उसके कैंपस में घूमते रहेंगे, कैंटीन में बैठे रहेंगे और लोगों से कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, मुझे यूँ जनरली नए आदमी को कोई केस मिलता नहीं है, वो चाहे 10 साल घूम ले। तो रिलेशंस बनाने पड़ते हैं और नाम कमाना पड़ता है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे नमूने देखे होंगे जो इस पे टीवी पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ, वो आ गया उस केस के बारे में खुलासा कर रहा है, बहुत बड़ा नाम भी हो गया। ऐसे फर्जी बहुत सारे वकील हैं, वो कोई एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, वो दिल्ली बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं जो दिल्ली की किसी सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अंदर दाखिल नहीं कर सकते, टेबल पे नहीं ले जा सकते पिटीशन को। उसके लिए आपको फिर कोई सीनियर जज या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप उसको कहेंगे कि उसमें वो अपना मार्जिन रख लेता है, उधर क्लाइंट से जो है वो ले लेता है पैसा,
20 लाख, उस जज को वो देता है 10, 10 अपने पास रखता है, 10 उसके पास रखता है। तो उसको ऐसे बहुत सारे एजेंट टाइप लोग घूमते रहते हैं। तो ये कोई वकील नहीं है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा उसका। आप देखिएगा कि बार एसोसिएशन वाले ने जो एग्ज़ाम रखी थी, ये इस तरह से होते हैं, सीए जैसे होते हैं, जो एक तरह से 25 लाख होता ना, 75 लाख से ऊपर अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है और व्यापार कर रही है तो फिर उसको ऑडिट कराना होता है। ऐसे ही एक तरह का ऑडिटिंग जैसा है कि हाँ, उसमें 4-5 पेपर होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या हैं और ऑर्डर पास कैसे होता है, ऑर्डर राइटिंग कैसे होती है, ये सब का पेपर होता है। और ये पेपर जब वो दे देता है तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबल है, घुसने के लिए एलिजिबल, अंदर मतलब टेबल तक जाने के लिए, ठीक है। और बहस भी कर सकता है, नहीं तो आपने देखा बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर होना और अंदर दाखिल होना बहुत बड़ा काम होता है, सामान्य चीज़ नहीं होती। और वहाँ अगर वो 10 साल प्रैक्टिस करता है इस तौर पे, तो फिर वो एलिवेशन से सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है। बहुत कम बनते हैं, अभी तक के इतिहास में 1950 से लेकर अभी तक केवल 10 जज ऐसे होंगे जो एलिवेशन से एडवोकेट से जज बने हैं। अदरवाइज वो किसी हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज रहे हैं, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में रहे हैं, खास करके चीफ जस्टिस रहे हैं पहले, ठीक है। और वो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जैसे चंद्रचूड़ जी जो हैं वो मुंबई हाई कोर्ट में रहे, फिर इलाहाबाद में रहे चीफ जस्टिस, और फिर वो भी यहाँ पर हैं। तो उसका एक पूरा सिस्टम है, ऐसे नहीं आप आ सकते ऐसे उठपटांग रास्ते से, ठीक है। बट एक दो चीज़ें और हैं, यही एनजेएसी और जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल, न्यायपालिका में पारदर्शिता का मुद्दा, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा, डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, ये सब अब आप जो है, कल मैंने न्याय और भी चीज़ें बताई थी, तो उन सबको ग्राम न्यायालय बताया था, उसको भी होमवर्क के तौर पे लिखिए। तो ऐसा करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, आज हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखिए, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक तो पक्का है ही, दूसरा भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है 3 भी आ जाए, डिपेंड करता है कि पसंद कितना करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। बाकी एक क्वेश्चन तो पक्का है, क्योंकि सिलेबस में अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, उसको अलग से मेंशन्ड है। सिलेबस में जाएंगे तो पंचायती पीआरआई जो है अलग से है। इसकी सेंट्रल आइडिया अगर इसका निकालें तो इसका नाम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से अराइज होता है, तो आप देखें आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 गांधीवादी कॉन्सेप्ट है। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो ग्राम स्वराज के कंसेप्ट पे है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बेयर एक्ट निकाल लीजिएगा, एक तो डाउनलोड कर लीजिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसका बेयर एक्ट निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत में भी या हमारे नोट्स में भी, अच्छा दिया हुआ, हमने नोट्स में कम से कम 30 पेज में दिया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से, हिंदी में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो क्या पंचायती राज वाकई में ही 1992 से 93 से पहले नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था? नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो था। कॉन्सेप्ट पहले था, हम पढ़ते हैं कि 1957-58 में हम पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी पढ़ते हैं ना, और जीवीके कमेटी, और लास्ट में एल एन सिंघवी कमेटी। 4 कमेटीज़ पढ़ते हैं हम लोग, 4 कमेटीज़ की रिकमेंडेशन देती है। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछ लेते हैं कभी कभी। जो स्टेट सर्विस वाले हैं वो थोड़ा सा 3 टायर 2 टायर भी पूछ लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, वो उलझाने के लिए, परेशान करने में मज़ा आता है उनको कि, तो उसको भी रट लीजिएगा अगर आप स्टेट सर्विस में हैं तो, मतलब उसमें जाना चाहते हैं तो।
बाकी तो यूपीएससी में वो इस टाइप से परेशान करके मजा नहीं लेता, डेट वेट पूछ के या इस तारीख को हुआ या 2 टायर 3 टायर, ऐसा उलझाता नहीं। मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल नहीं है। फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ये पंचायती राज से समझते क्या है, ये पंचायती राज को समझते हैं कि नहीं। वो चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो फिर फैक्चुअल वाला तो वो कई बार हिंट वो खुद ही दे देता है, लूप होल छोड़ देता है, एलिमिनेशन से भी हो जाता है, ठीक है ना। वो उसमें उतना ज़्यादा जोर नहीं देता, उसका उद्देश्य होता है कि कॉन्सेप्ट समझाएं कि नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट के तौर पे समझेंगे, बाकी तो गाइड वो कौन सी होती है ल्यूसेंट, उसमें भी मिल जाएगा ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, आप चाहे जितना रट लो, ठीक है ना, उसका कोई लेना देना नहीं कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं तो एक आदमी जो है, अगर कोई भोपाल में बैठा हुआ है और कोई दिल्ली में है, तो वो किसी रायसेन जिले के किसी गांव के बारे में या आष्टा में और या फिर देवास जिले के किसी छोटे से गांव के बारे में फैसला कैसे करेगा कि क्या आवश्यकता है। मान लिया उस गांव के हिस्से में अगर 15 लाख रुपए आए हैं साल भर में, या साल भर में 2 करोड़ रुपए आए हैं उस गांव के हिस्से में, और उस गांव को मिलने जा रहे हैं 2 करोड़ रुपए, तो उन 2 करोड़ रुपए से कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होंगी। पीने के पानी की आवश्यकता पूरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है गांव में, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती, तो क्या कोई गांव में इस प्रकार का रोड बन सकता है, सीसी रोड बन सकता है, ऐसा कोई आवश्यकता पूरी हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी गांव में पीने की व्यवस्था 30-40 सालों से बहुत अच्छी है, पानी पीना बहुत मामूली बात है, कोई समस्या नहीं है, पहले से ही लोगों ने जो है सारी सुविधाएं कर रखी है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगी वो चीज़। स्कूल की जर्जर इमारतें कभी भी गिर सकती है, वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। सामुदायिक भवन बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी है कि वो गांव का व्यक्ति ही तय करे तो ज़्यादा बेटर होगा। भोपाल में बैठ करके आप सब जगह अगर इस तरह की चीज़ तय करेंगे, दिल्ली में बैठ करके करेंगे, और आपको रूरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि भारत में जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो राज्य सरकार कर रही हो टैक्स के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार कर रही हो, अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा खर्च करने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय वो कैसे खर्च होगा, उसको कैसे खर्च करना है, ये कौन तय करेगा। ये जो तय करेगा ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। और अगर लोग अपनी आवश्यकताएं, अपने परिवार की या अपने गांव की आवश्यकताओं के आधार पर खर्च करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं और बैठ करके निर्णय लेते हैं, तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये इसकी मूल आत्मा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। तो संसद में भी बजट पास होता है, खर्च करने की चीज़ होती है, तो वहाँ पर कैसे होते हैं, वहाँ पर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं, चुन करके सांसद जाते हैं, वो सब मिल बैठ करके चर्चा करते हैं, डूज डोंट्स वाली सारी चीज़ें देखते हैं, प्रोज कॉन्स देखते हैं, और फिर बाद में फाइनली वो डिसीजन करते हैं, वोटिंग भी करते हैं अगर मतभिन्नता होती है तो जब तक यूनिनिमसली नहीं कर लेते तब तक वो वोटिंग भी कर सकते हैं फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो एक तरह से बजट पास होता है फिर एग्जीक्यूटिव उस हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे ही गांव में इस प्रकार की बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा जो होगी, ग्राम सभा यानी कि एक तरह से विलेज असेंबली, विलेज लेवल असेंबली है ये, जो विधान मंडल है, विलेज का विधान मंडल है। ये विधानसभा और लोकसभा का छोटा स्वरूप है। और इसके मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते बल्कि वोटर्स होते हैं, इलेक्टर्स होते हैं। यानी जो भी सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं, वो सारे के सारे वोटर्स जो हैं उस गांव के, वोटर लिस्ट में जो आते हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। वो सब ग्राम सभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं सारे लोग, और वहाँ सर्वसम्मति से जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो ऐसा माना जाएगा कि वो गांव के इंटरेस्ट में लिया गया है, गांव के हित के लिए लिया गया। उस हिसाब से उस बजट को खर्च करना, नई योजना बनाना, प्लानिंग बनाना,
गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना अपने स्तर पर, और जन सहभागिता से यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से अगर कोई काम हो रहा है, कोई तालाब बन रहा है या जिसको हम लोग कई बार श्रमदान कहते हैं, तो लोग श्रमदान करके पब्लिक पार्टिसिपेशन से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उस प्रकार के निर्णय। ग्राम न्यायालय भी आपको बताइए, ग्राम न्यायालय की कुछ चीज़ें, हालांकि उसमें तो CJM तक आ जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी तो बहुत सारे मुद्दे जो है उस पर डिस्कस किए जा सकते हैं और वहाँ पर रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक वैसा ही जैसे लोकसभा में रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये उसका बेसिक आइडिया है कि ये लोग तय करेंगे। अब कुछ मुद्दे हैं जो चर्चा होती है कि जो सरपंच होगा यानी चेयरपर्सन ऑफ पंचायत जो है वो इलेक्टेड होगा या डायरेक्ट इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा, यानी बहुत सारे, तो 4 प्रकार के अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन होता है पंचायत का तो 4 प्रकार की वोटिंग मशीन जो है वो रखी होती है, EVM रखी होती है, 4 प्रकार की रखी होती है, 4 EVM होती हैं। एक पंच के लिए होती है, वार्ड मेंबर के लिए, क्योंकि पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे भी आप जाएंगे भोपाल शहर को तो भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके बहुत सारे वार्ड्स हैं और हर वार्ड का एक मेंबर है। तो यहाँ जो मशीन होती है वो 2 मशीन होती है। एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेयर का, तो सीधा महापौर चुना जाता है, तो जो चेयरपर्सन है नगर निगम का उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है, तो एक लोग उसको वोट देते हैं और दूसरा मेंबर को वोट देते हैं, अपने वार्ड के मेंबर को वोट देते हैं। तो शहरों में जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर 74th अमेंडमेंट से वो आया था। उधर 11वीं अनुसूची है, 11वीं शेड्यूल है पंचायत की, इधर 12वीं शेड्यूल है। तो 12वीं शेड्यूल में डिटेल्स दिए हुए हैं, तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं 11वीं शेड्यूल में, 29 सब्जेक्ट्स, हालांकि वो स्टेट के साथ मैच करते हुए हैं। तो स्टेट फिर कानून बना करके उसको अधिकार देगा। हर जगह पूरे लॉ में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानसभा पंचायत के लिए कानून बना करके उसको अधिकार प्रदान करेगी। हर चीज़ में कौन अधिकार प्रदान करेगा? सेंटर ने पूरा पल्ला झाड़ लिया है। पंचायत के मामले में सेंटर बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, यूनियन कुछ भी नहीं करेगा, लोकसभा राज्यसभा पंचायत के मामले में कुछ नहीं करेगी। उन्होंने 73rd अमेंडमेंट कर दिया और पूरा आर्टिकल जो 243 है उसका ABCD से लेकर के पूरा 243 ABCDEFG KM वहाँ तक, फिर वहाँ P से, वहाँ से वो शुरू हो जाता है OP से, कौन सा? नगर पालिका। ठीक है, तो ये जो कानून पास किया उसका मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर ही देखेगा सब कुछ, स्टेट लेजिस्लेचर को ही करना है कि आप अपनी स्टेट लिस्ट में से कौन कौन से हिस्से आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। एजुकेशन शेयर करना चाहते हैं तो कैसे, लैंड शेयर करना चाहते हैं तो कैसे, कौन कौन से टैक्स वो वसूल पाएंगे नहीं पाएंगे। तो ये पूरा देश में अलग अलग स्ट्रक्चर है। 3 टायर में जब बात करते हैं हम लोग तो देश के अधिकांश हिस्सों में 3 टायर है। तो उसमें ये शब्द दिया हुआ है कि एक विलेज लेवल का स्तर है, ग्राम पंचायत स्तर यानी कि विलेज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और इन दोनों के बीच में जो है उसका नाम है इंटरमीडिएट लेवल। तो वहाँ पर जनपद लेवल नहीं है। मध्य प्रदेश में जब हम पंचायती चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ जनपद लेवल भी होता है, जनपद। और जब हम उत्तर प्रदेश में जनपद का मतलब जिला होता है, बिहार में जाएंगे वहाँ कुछ और है, तमिलनाडु में बिल्कुल और है। तो वहाँ दरअसल ये जो टर्मिनोलॉजी है सबकी स्टेट की अलग अलग है और सब कुछ राज्य की विधानसभा को बनाना है, इसलिए आपको देश भर की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में एक जैसा है। कौन कौन सा फंडामेंटल है? कौन सा? विलेज और डिस्ट्रिक्ट। विलेज और डिस्ट्रिक्ट कन्फर्म है कि एक विलेज लेवल का पंचायत होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत होगा। विलेज लेवल का पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत के बीच में अगर वो तालुका बोलते हैं, हम सब डिवीज़न बोलते हैं, हम तहसील बोलते हैं, हम जनपद बोलते हैं, ये हमारी मर्जी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में के हिसाब से बता देता हूँ मैं, तो यहाँ पर जनपद पंचायत कहा जाता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत।
जनपद पंचायत का जो चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, और जिला पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा यानी कि अध्यक्ष, वो दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो गांव का आदमी जब वोट देने जाता है तो अपने वार्ड मेंबर को एक वोट देता है, दूसरा अपने एक सरपंच को वोट देता है, तीसरा वो जनपद पंचायत के सदस्य को, यानी इंटरमीडिएट लेवल का जो मेंबर है वो भी वहां से 4-5 गांव का मिला करके एक इंटरमीडिएट लेवल का मेंबर यानी जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ रहा होता है। तो उसमें जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उस ईवीएम में या बैलेट पेपर से देता है तो बैलेट बॉक्स में जाके डालता है। तो 4 प्रकार के मतपत्र, बैलेट पेपर उसको मोड़ करके दिए जाते हैं। जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो 4 प्रकार के जो बैलेट पेपर उसको मोड़ करके दिए जाते हैं। एक एक को खोलता है, एक में सरपंच के कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं सारे, एक में वार्ड मेंबर के उम्मीदवार हैं, एक में जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं जो 4-5 गांव से, फिर 10-12 गांव से मिलकर के एक जिला पंचायत सदस्य होता है। उसके गांव के आसपास जितने 10-12 गांव हैं उनसे एक जिला पंचायत सदस्य होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंबर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर, इंटरमीडिएट लेवल मेंबर यानी मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत मेंबर, वार्ड मेंबर, इस तरह से 4 वोट वो डालता है। तो ये वोटिंग से 2 चीज तो क्लियर हो जाती है। उसके शाम को जिस दिन इलेक्शन होता है उसके 1 घंटे बाद वहीं पे काउंटिंग होती है स्पॉट पर ही, तभी वो पार्टी वहां से निकलती, इलेक्शन वाली पोलिंग पार्टी तब निकलती वहां से। पहले वो काउंटिंग करेगी, रिजल्ट आउट करेगी। ठीक है, तो हमने हर लेवल पे काम किया है, हम लोगों ने इलेक्शन करवाए भी हैं, इलेक्शन को सुपरवाइज भी किया है और कई तरह के पोस्ट पे काम किया है, तो हमको पता है कि वो कैसे होता है। रिजल्ट डिक्लेयर होता है, बड़ा तनावपूर्ण माहौल होता है गांव में, लाठियां भी चलती है, सर भी फटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और पोलिंग ऑफिसर्स को भी काफ़ी इंटेंस, ये ऐसा नहीं होता एमएलए और एमपी में, ऐसा नहीं होता, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस्टीज पॉइंट होता है। फिर झगड़ा वो वाला भी होता है, जाति वाला भी होता है, फिर पारिवारिक झगड़ा है, 2 भाई हैं, दोनों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, उसका झगड़ा पहले से चल रहा, दोनों सरपंच के लिए खड़े हो गए, तो वहाँ चुनाव के बहाने एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए उसको बहुत सुरक्षा के मामलों में बहुत ही, तो पैरामिलिट्री भी लगती है कई जगह पे, तो वो इलेक्शन होता है, पंचायत इलेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो फिर बाद में 4-5 दिन बाद में जो है इन सब मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है, और जितने मेंबर्स होते हैं उसमें भी वो सब चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग और वो सब, मेंबर्स को खरीदना और उनको छुपाना और एक जगह ले जाके उनको किडनैप करके लेके चले जाना, वो सब चलता है। तो इनडायरेक्ट वाले में बड़ा खतरनाक है। इनडायरेक्ट वाले में ये है कि वो जो मेंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं एक तरह से कि ये मेंबर्स हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं। अब वो मिलकर के अपना चेयरपर्सन चुनेंगे, वो फिर जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि जनपद अध्यक्ष हो गया तो जनपद लेवल पे यानी कि सब डिवीजन लेवल पे एसडीएम उसका एक तरह से सेक्रेटरी हो जाएगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी एसडीएम नहीं होता, बाकी जगहों पर एसडीएम सेक्रेटरी होता है। यहाँ पर अलग से ही एक जिला जनपद पंचायत सीईओ की पोस्ट होती है, और वो एमपीपीएससी अभी जो लिस्ट निकालेगा उसमें आएगा, जनपद पंचायत सीईओ। जिला पंचायत सीईओ तो आईएएस होता है, और जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है उसको स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है, एक तरह से राज्य मंत्री स्टेट में, उसका एक तरह का स्टेटस होता है, और वो जिला योजना समिति का भी हिस्सा होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी। और कलेक्टर एक तरह से उसका सेक्रेटरी होता है। कलेक्टर नहीं होता, उसमें सीईओ जिला पंचायत होते हैं, तो वो नया लड़का होता है आईएएस, जो कोई 1-2 साल 6 महीने के लिए जो कभी एसडीएम रहा, अभी ट्रेनिंग को 2 साल हुए हैं, ऐसे आदमी को जिला पंचायत सीईओ बनाया जाता है। कलेक्टर बनाने से पहले, जस्ट पहले जिला पंचायत सीईओ के तौर पे 1-2 साल काम करना होता है आईएएस को। उसका मतलब है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के तहत काम करेगा, वो उसका सेक्रेटरी होगा। और जिला पंचायत के माध्यम से जितनी योजनाएं, स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, वो वहाँ से संचालित होनी है, उन सबको वो देखेगा और इम्प्लीमेंट कराएगा। तो ब्यूरोक्रेसी का काम भी आपको समझ में होगा। यहाँ इलेक्टेड पर्सन जो है वो यहाँ क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है निर्वाचन पूरे ही आपके सामने हो गया है। ठीक है ना, ये है निर्वाचन की व्यवस्था। अब है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, मध्य प्रदेश 3-4 चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एमपीपीएससी के लिए 3-4 प्रश्न कंप्लीट है। जब 73rd अमेंडमेंट आया, 4th आया, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाना अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट
फर्स्ट टाइम जो करवाया वो मध्य प्रदेश ने कराया, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट था। दूसरा, फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन 50% महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने दिया, विमेन रिजर्वेशन भी मध्य प्रदेश ने सबसे पहले दिया। ग्राम न्यायालय सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया। तो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के मामले में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में सबसे पहले है इंडिया में। और मध्य प्रदेश में गांव भी ज़्यादा है, रूरल एरिया है भी बहुत बड़ा, बल्कि जो अर्बन है वो भी रूरल ही है मानसिकता वही है, ठीक है। तो ये है। इसी तरह से 74th वाला बता देता हूं मैं आपको। 74th अमेंडमेंट में जो 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन है सिटीज़ का। सिटीज़ यानी 10,000 के आसपास जो पॉपुलेशन वाला है उसको ग्राम पंचायत ना बोल के नगर पंचायत कहा जाता है, उसे नगर पंचायत कहा जाता है। वो 74th अमेंडमेंट का हिस्सा है, यानी 12वीं अनुसूची। उसमें 18 विषय है, 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 आइटम्स हैं उसमें अधिकांश स्टेट लिस्ट के ही हैं। उसके बाद 1 लाख 2 लाख वाला जो होगा वो म्यूनिसिपल काउंसिल, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। इन तीनों को मिला करके बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी मतलब एक जेनेरिक टर्म है जो तीनों के लिए यूज होती है। तो इनको बोलते हैं पंचायत इलेक्शन, पंचायत जेनेरिक टर्म में, और दूसरी टर्म है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। तो नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी एक जनरल जेनेरिक टर्म है और ये तीनों के लिए लागू होती है। नगर पंचायत भी उसी में आता है, नगर पालिका परिषद यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल वो छोटे शहरों में होती है, टाउन से थोड़े से बड़े होते हैं, 2-3 लाख वाली आबादी वाले, ऐसे जो होते हैं उनको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। और तीसरे लेवल पे होता है जैसे भोपाल और ये है, तो इनको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, जबलपुर, ये क्या कहलाएंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। तो जनरली हम नगर निगम में चेयरपर्सन ना बोल के महापौर बोलते हैं, महापौर बोलते हैं, या मेयर। मेयर चूंकि ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटिशर्स जो है मेयर कहा करते थे, तो मेयर कहते हैं। उधर अध्यक्ष कहा जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन, नगर पंचायत चेयरपर्सन। नगर पंचायत के लिए तो फिर कोई वर्ड नहीं है, सिटी पंचायत हो गया, वो छोटा सिटी है ना, टाउन है, तो उसके लिए नगर पंचायत है। तो ये ग्राम पंचायत वाले में नहीं आते हैं, ये किस में आते हैं? 74th अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल और म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ का इलेक्शन का प्रोसीजर भी है। रोटेशनल रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC का रिजर्वेशन भी है, एक तो OBC रिजर्वेशन है। जनरली आप देखते हैं रिजर्वेशन जो वहाँ है मैंने आपको सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्वेशन बताया था। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कंडीशन थी? 1909 के पार्लियामेंटों में मुसलमान के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में वोटर भी वही होगा और जो कैंडिडेट है वो भी वही होगा, उसी कैटेगरी से होगा। तो 1909 के पार्लियामेंटों के हिसाब से मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट में हिंदू जो है न तो चुनाव लड़ सकता था, न ही वोट दे सकता था। और यही चीज़ 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से ख़त्म की गई, क्योंकि दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांगा था वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था कि वहाँ पर दलित ही चुनाव खड़ा होगा और दलित ही वोट करेगा। तो गांधी जी इसी बात पे अड़ गए थे कि देखिए ऐसा है कि हम इस बात के लिए तो तैयार हैं कि दलित खड़ा हो चुनाव में, दलित के अलावा कोई खड़ा ना हो, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये वोट देने के मामले में सभी लोग वोट देंगे। गांधी जी की मांग ये थी कि वोट सभी देंगे। आप कहेंगे कि नहीं दूसरे लोग वोट भी नहीं देंगे जो दलित नहीं है, तो ये इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि गांधी जी का तर्क ये था कि अगर किसी को वोट देने की इजाज़त नहीं होगी और केवल दलित ही चुनाव लड़ेगा और दलित ही वोट करेगा, तो फिर जो दलित कैंडिडेट्स होंगे वो दूसरी जो जातियां हैं उनके खिलाफ जम करके बयान देंगे और जम कर भाषण देंगे
क्योंकि वो चाहेंगे कि दलित लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसी आदमी को, तो जो जितना जहर उगलेगा और जो जितना दूसरी जातियों को ज़्यादा गाली देगा अपर कास्ट को, वो आदमी की जीतने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर दलित फिर उसको वोट करेंगे। तो ये तो समाज में जहर फैलाने वाली बात है, समाज में वैमनस्यता आएगी, झगड़ा होगा, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि जहर बोया जा रहा है। तो गांधी जी का कहना था कि अगर कैंडिडेट चाहे वो दलित रहे, लेकिन वोट अगर उसको सभी का लेना है तो उसे सभी जातियों को खुश करने वाली बातें करनी होंगी, चाहे वो दलित कैंडिडेट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी कैंडिडेट है, दलित कैंडिडेट है, कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे वोट सबका मिलना है और वोट सबका लेना है। सबका वोट लेने के चक्कर में वो प्रेम भाव की बात करेगा, मिलने जुलने की बात करेगा, और जो कैंडिडेट जितना अच्छा मिलने जुलने की बात करेगा, सबको एक साथ रखने की बात करेगा और सबके भले की बात करेगा, उस आदमी के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट था रिजर्वेशन, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ा सा कट्टरता वाला है, उसमें दूसरी जातियों को तो वोट भी देने का चांस नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन में ये कि वोटर सभी होंगे, तो इसलिए मध्य प्रदेश में या भारत में जो SC ST का रिजर्वेशन है असेंबली में और पार्लियामेंट में, वो किसका रिजर्वेशन है? SC ST का रिजर्वेशन किस टाइप का है? इलेक्शन में रिजर्वेशन है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं पंचायती राज में, तो रिजर्वेशन तो सेम है, लेकिन यहाँ OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया और महिलाओं को भी रिजर्वेशन। अभी महिलाओं का रिजर्वेशन हमारे यहाँ पेंडिंग है, प्रपोज्ड है, आगे आएगा वो, है ना। रिजोल्यूशन हमने पास कर लिया है, ठीक है, एक्ट नारी वंदन शक्ति वंदन जो भी है हमने कर लिया है, लेकिन अभी वो आया नहीं है, अमल में आएगा 2029 वाले में, तब 33% रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश ने 50% रिजर्वेशन दिया है, कई राज्यों ने केवल 33% दिया है, लेकिन हमने कितना दिया है? 50% रिजर्वेशन। तो बल्कि ये जो वर्ड है हमने दिया है, ये गलत वर्ड है, इसको बोलते हैं हमने अपनाया है। 50% का रिजर्वेशन हमने अपनाया है, ये वर्ड होना चाहिए, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। दिया वाले में एक ऐसा भाव है कि हम दे रहे हैं, मतलब महिलाओं के पास कुछ नहीं है, हमने दिया है, तो ये घमंड वाली बात आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो लिखेंगे आप, तब उसमें आप पैट्रियार्कल हैं, आप बहुत दुष्ट व्यक्ति हैं, आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं, आप हेकड़ी वाले हैं, आप तानाशाही हैं, आप महामूर्ख हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं समझते, आप में बेसिक जो है वो जो कल मैंने बताया मोरल और एथिक्स वाली बातें नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें लिखने में दिखती है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सभ्य बनने की कोशिश करें, कम से कम एग्ज़ाम में, ताकि आप बन सकें कुछ, ठीक है। बाद में तो लोग ही ठीक कर देंगे बनने के बाद तो, ठीक है। अगर आप ठीक से बात नहीं करेंगे तो वकील हड़ताल कर लेते हैं कि SDM साहब SDM मैडम तो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, तो फिर उसको सबसे पहले माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर उसका वीडियो वायरल होता है, तब जा कर के फिर वो अपनी सीट पे बैठ पाती है, ठीक है। पब्लिक ठीक करती है, बहुत अच्छे से ठीक करती है। जन सुनवाई में बैठे उखड़ गए, आजकल तो वीडियो वायरल होते हैं ना, हर कोई कैमरा लेके बैठा हुआ है ना। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है बाद में तो अपने आप सिखा दिया जाएगा, बनने से पहले विनम्रता थोड़ा सा लिखने पढ़ने में कर लीजिएगा। चलिए, तो इलेक्शंस, रिजर्वेशन क्लियर हो गया। रोटेशनल होगा, मतलब सीट बदल जाएगी। जो अभी SC की सीट है, जरूरी नहीं अगले साल वो SC की रहेगी, ST हो सकती है, OBC हो सकती है, ओपन सीट हो सकती है। महिला के जो लिए जो है वो भी बदल सकती है, तो कभी OBC की महिला खड़ी होती है, कभी SC की महिला खड़ी होती है, कभी जनरल महिला होती है। तो ऐसे नहीं, जनरल महिला का है तो फिर कोई भी महिला खड़ी हो सकती है, उसके लिए जनरल महिला होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखें। और चूंकि स्टेट का विधानसभा तय करती है, तो एक और चीज़ है, रिजर्वेशन के मसले में अधिकांश मामले आते हैं। महिलाएं जो एक जगह से दूसरी जगह शादी करके जाती हैं, अगर वो उस स्टेट में OBC आती हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो OBC हों, यहाँ कई बार वो जनरल हो जाते हैं, और होती ही हैं जनरल, होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस स्टेट में OBC हैं, उस स्टेट में SC हैं, यहाँ वो जनरल है, क्योंकि ये स्टेट का विषय है। कौन सा? पंचायती राज। इस मामले में बहुत सारे चुनाव चैलेंज होते हैं, लेकिन क्या है, तब तक वो 5 साल उसके निकल जाते हैं, कोर्ट में उसका फैसला नहीं हो पाता। और ये सारे जो फैसले होंगे कोर्ट में जो जाएंगे, ये सारे, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे अभी लोकसभा का चल रहा है, चाहे पंचायत का हो, इसको बोलते हैं इलेक्शन पिटिशन।
इसके लिए वर्ड होता है इलेक्शन पिटिशन। और ये हाई कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती। जुरिस्डिक्शन कौन सा है इसका? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में यदि वो फैसला नहीं हो पाता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो प्राइमरी जुरिस्डिक्शन जो है इलेक्शन पिटिशन का कहाँ है? एक और होता है इलेक्शन इश्यूज, वो डिफरेंट है। इलेक्शन इशू सीधा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसका प्राइमरी जुरिस्डिक्शन जो है इलेक्शन इश्यूज। इलेक्शन इश्यूज मीन्स नोटा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कैंडिडेट का डिस्क्लोजर करना, अपना योग्यता वाला क्वालिफिकेशन, ये वो। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपीए 1950, आरपीए 1951 के अमेंडमेंट से रिलेटेड, यानी कुछ भी इलेक्शन के एंटायर प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डिबेट है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको बोलेंगे इलेक्शन इश्यूज। और पर्टिकुलर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, किसी एक संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो कौन जा सकता है? एक तो कैंडिडेट जा सकता है और दूसरा वोट, उस इलाके का वोटर जा सकता है। दो लोगों को अधिकार है। लोकस स्टैंडाई लगेगा, लोकस स्टैंडाई लगेगा। और लोकस स्टैंडाई क्या होगा? फर्स्ट कैंडिडेट, दूसरा वोटर। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। जैसे कि विदिशा में इलेक्शन हो रहा है, शिवराज सिंह लड़ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन पिटिशन लेकर के जाते हैं। चुनाव याचिका बोलते हैं इसको, और निर्वाचन याचिका या चुनाव याचिका। और ये चुनाव याचिका सीधी हाई कोर्ट में लगती है, लोअर कोर्ट में नहीं लगती, सीधी हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन है उसका। और सुप्रीम कोर्ट में वो कतई एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और एक विदिशा के जो वोटर हैं, जिनको शिवराज सिंह को वोट डाल सकते हैं, एलिजिबल है, वोटर लिस्ट में है, उनको अगर आपत्ति कि हम देख रहे थे कि उस दिन दारू वोट बट रही थी, उस दिन बहुत पैसा बट रहा था, या उस दिन फलाना था, हमारी ईवीएम मशीन तो चल ही नहीं रही थी, हम जहाँ वोट डालने गए वहाँ ईवीएम ही चल, हमको भगाया गया कि कुछ नहीं हो गया तुम्हारा वोट। तो ये जो सारे मसले हैं, इसको बोलते हैं इलेक्शन पिटिशन। ये क्या कहलाएगी? देखिए, ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ यूपीएससी में खोल खोल के पूछेगा वो, मैं यहाँ सहज रूप से बता रहा हूँ, वहाँ वो आपसे खोल खोल के पूछेगा। और यही सब मुद्दे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, फालतू बातें बाकी सब। फिर इसी में लिख लीजिएगा जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी मध्य प्रदेश की देन है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश ने बनाई थी, पूरे देश ने उसको अपनाया। सर्व शिक्षा अभियान भी मध्य प्रदेश ने लागू किया था, पूरे देश ने अपनाया। लाडली बहना भी लगभग सभी देश में जाने वाला है। लाडली लक्ष्मी योजना भी पूरे देश में व्याप्त हो गई। तो मध्य प्रदेश कई सारी योजनाओं का जनक है। उसमें एक ये भी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एमपीपीएससी वाला तो 3-4 बार पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मध्य प्रदेश में जो योजना है वो तो बहुत ही शानदार है, और उसका काम है प्रभारी मंत्री। एक है मंत्री इंचार्ज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंचार्ज मिनिस्टर होता है, जिसको बोलते हैं प्रभारी मंत्री। और वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का एक तरह से चेयरमैन हो जाता है एक दिन के लिए। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक होती है, प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष होता है, कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होता है। तो जिस दिन प्रभारी मंत्री डीपीसी में जाता है, उस दिन वो मुख्यमंत्री के पावर लेके जाता है, सीएम के एक तरह से। तो एक तरह से भोपाल जो राजधानी है वो उस जिले में पहुंच जाती है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी होंगे। अगर वहाँ भोपाल में जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो वो होगा, किसी छोटी जगह पे काउंसिल है तो वो चेयरमैन आएगा। इसके अलावा एमएलए होगा मेंबर, वहाँ का एमपी वो भी मेंबर होगा। तो जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उस जिले के, 4 एमएलए अगर उस जिले में हैं तो चारों एमएलए वहाँ आएंगे, है ना। 2 एमपी अगर आते हैं कहीं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है कहीं, तो अगर वहाँ 2 एमपी आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में तो दोनों एमपी उस बैठक में आएंगे। कलेक्टर सेक्रेटरी की तरह होता है और पूरी फैसले लिए जाते हैं। और वो जो फैसले होते हैं वो कैबिनेट के फैसले की तरह होते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट। तो मध्य प्रदेश की जो डीपीसी है वो बहुत स्ट्रांग है। सब राज्यों में ऐसा नहीं है, सब जगह प्रभारी मंत्री योजना नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की डीपीसी बहुत मजबूत है, इसलिए यहाँ के क्वेश्चन, और आप इंटरव्यू में जाएंगे एमपी से तो आपसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इसको करिएगा। तो जिला योजना समिति। ऐसे ही म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, सॉरी मेट्रोपॉलिटन। अभी हमने बात की भोपाल जैसे शहर 30-40 लाख
के आबादी वाले जो हैं या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन 1 करोड़ की आबादी है किसी की तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर होता है। तो मुंबई बृहन नगर पालिका, महानगर पालिका, तो हम बोलते हैं ना बीएमसी बोलते हैं, डीएमसी बोलते हैं। इस प्रकार के जो शहर होते हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कमेटी होती है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी। डीपीसी नहीं होती वहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा हैं। जैसे नई दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें नई दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट। तो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिला योजना समिति कैसे बना सकते हो? तो फिर क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन कमेटी। मेट्रोपॉलिटन कमेटी में सरपंच भी आ जाएंगे ना, कुछ बहुत सारे गांव भी आ जाएंगे, बीच बीच में गांव भी हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में। दिल्ली में बहुत सारे गांव आते हैं, मुंबई में आसपास बहुत सारे गांव आते हैं, तो वही जिला पंचायत के अध्यक्ष वो सब भी मेंबर होंगे, सारे एमएलएज वहाँ के हैं, एमपीज हैं। दिल्ली में 6 एमपी, 7 एमपी, कितनी 7 सीट है? हाँ 7 सीट्स है ना, हाँ, तो 7 एमपीज हैं, वो सब उस मेट्रोपॉलिटन कमेटी के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ऐसा करके वो कमेटी होगी और वो एक तरह से मास्टर प्लान पे तैयारी कर रही होगी, पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया को कैसे साफ रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया में ट्रैफिक के बारे में क्या, ट्रांसपोर्ट है ना, इन्वायरमेंट, वहाँ पर वाटर बॉडीज़, वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर, वो सब के बारे में डिसीजन लेता है। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका है जो विधानसभा से दूसरा स्वरूप है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी। उसको इक्विवेलेंट ही होती है, वो लगभग विधानसभा के, तो दिल्ली विधानसभा के इक्विवेलेंट पावर उसको मिल जाएंगे। इसलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया या उसकी जब भी इलेक्शन होता है डीएमसी का, दिल्ली मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो बार बार आता है, केजरीवाल और सब शिकायत करते रहते हैं कि देखो इसमें बीजेपी है, हमारे हाथ में ये नहीं है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हम अगली बार जो पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की